हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज। सेम ही बात है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट भी क्या है? मूविंग चार्ज की वजह से ही जनरेट होता है। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये चैप्टर ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है। एक पार्ट में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। दूसरे पार्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रहता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालते हैं। तीसरे पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में। जैसे सेम एज इट इज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। हम उसमें क्या कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसके बाद गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ी थी जो इंस्ट्रूमेंट है, ओके, डिवाइस है। अब सेम एज इट इज यहाँ होगा, कूलम्ब्स लॉ को कोरिलेट करता है बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, थोड़ी सी सिमिलरिटी भी है, डिसिमिलरिटी भी है, लेकिन उसी के आधार पर, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीके उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ से। और बायोट-सेवर्ट लॉ से डिफिकल्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो उसका आसान विधि जो है एम्पियर्स लॉ है। जैसे वहां पर गॉस थ्योरम है, आसान तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, वैसे ही। तो आज के जो लेक्चर में बेसिक चीजें हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद बायोट्स लॉ भी आज के ही लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है या मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? ठीक है, जो आज जो सबसे पहले समझ ले कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। तो एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डेफिनेशन होगा, इट इज द रीजन, it is the region in which magnetic effect can be experienced. Okay, it is the region in which magnetic effect can be experienced. ये एक रीजन है, जैसे वहां था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस या इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वैसे ही है, इट इज द रीजन इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस या इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज द रीजन around the magnet in which magnetic influence can be experienced. ठीक है, एक रीजन है जिसके चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या इट इज द रीजन इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। बात एक ही है। अब यहाँ पर इसके जो है मैग्नेटिक फील्ड, हमने आपको बताया था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते तो 3 चीज तो पढ़ते ही है, उसकी यूनिट क्या है, वो उसका डायमेंशन क्या होगा, वेक्टर है, स्केलर है। तो देखिए इसकी जो यूनिट है, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर एक साइंटिस्ट का नाम था और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर के नाम से ही है। तो यहाँ ये है। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सीजीएस यूनिट जो है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सवेल। ओके,
और यहां पर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये फोर्स इस पर लगता है क्यू बी वी। क्यू यहाँ चार्ज है, वी वेलोसिटी है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब यहां से हम अब ये फोर्स कहां से आया? तो इसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। अब ये तुमको थोड़ा सा बाद में पढ़ना है, बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका डायमेंशन लिख ले, तो वहां पर डायमेंशन डिराइव करोगे, यहीं पर लिख के रख लो, बाद में समझ लेना वहां पर। तो क्यू बी बी जो होता है ना, फोर्स होता है, तो बी इक्वल टू क्या लिखते हैं? एफ अपॉन क्यू बी। ओके, फोर्स एम एल टी माइनस टू। ओके, और क्यू जो है ना चार्ज है ए इंटू टी, एंड वेलोसिटी जो होगा एल टी माइनस वन। ठीक है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टी वन एंड टी माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो, तो ए एल एंड एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। ओके, यहां जो है ना एम एल जीरो टी माइनस वन, सॉरी टी माइनस टू ए माइनस वन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक रीजन जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, और जहां मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जाता है। अब ना ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। सबसे पहले डानिश साइंटिस्ट क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि 1820 में कि एक मूविंग चार्ज जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको हम पहले इसको रफ करते हैं, फिर आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं क्या बात हुई थी वहां पर। देखो, ऑर्स्टेड ये साइंटिस्ट है, OERSTED, ऑर्स्टेड, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट। अब ये साइंटिस्ट का नाम है, तो थोड़ा सा नाम अपना जैसे हो लिख लेना, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब देखो ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया। इन 1820 डानिश physicist observed that a magnetic needle shows deflection when it is placed near a current carrying wire। ठीक है, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जब करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल को रखा जाता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन्स दैट a current carrying wire generates या carrying wire creates मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम ये लगा देते हैं, उसके बाद की, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये की, तो यहाँ करंट कैरिंग वायर है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ नीडल,
तो पहले तो नीडल ये था, अब हमने स्विच ऑन किया हुआ था, सॉरी स्विच ऑफ किया हुआ था, तो नीडल का पोजीशन ये नॉर्थ था, ये साउथ था। जैसे ही हमने ऑन किया तो नीडल ने ऐसे डिफ्लेक्शन शो किया। अब ये वाला चीज इधर आ गया, मतलब कहने का ये जो है स्नो रूल्स से ये जो है ये पोजीशन है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो किया। ये पहला केस है। अगर मान लीजिए इस करंट के डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया, ये करंट के डायरेक्शन को आप चेंज किए, ये की है, और यहां से ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, और ये की, तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये इस तरह से है, और यहां पर मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा हुआ है, सॉरी यहां है, ओके, ये है इस तरह से। अब ये नॉर्थ है, ओके, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है और यहां साउथ है। तो जैसे इस तरह का करंट का डायरेक्शन होगा, ये इधर आएगा और ये यहां आएगा, मतलब कहने का ये नीडल जो होगा डिफ्लेक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरह से, ये इस तरह से आएगा, और सॉरी ये डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आई बात है। इस बार जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस इधर की तरफ हो रहा है, और इस टाइम में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो लेफ्ट साइड हो रहा था। अब समझो लेफ्ट राइट का क्या रूल है। एक बात तो क्लियर हुआ कि करंट कैरिंग जो वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ये मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर लगा रहा है। ठीक है, तो अब करंट कैरिंग वायर जो लगा रहा है, इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से समझते इस बात को। इसको एम्पियर्स लॉ से, एम्पियर्स का स्नो रूल्स है, ठीक है, एम्पियर्स स्नो रूल्स या स्विमिंग रूल्स बोलते हैं, उससे दिया गया। देखो एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ये जो डायरेक्शन है ना उसको उसने ऑब्जर्व किया और उसने लिखा स्विमिंग रूल। ओके, एम्पियर्स का स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर कोई मैन है वो स्विम करता है, जैसे ए और बी है, ठीक है, ए एंड बी, उसका जो फेस है टुवर्ड्स बी है एंड लेग जो है ए है, मतलब कहने का उसका जो फेस है टुवर्ड्स नॉर्थ है और लेग क्या है, साउथ है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो निडल का वो किधर होगा, लेफ्ट की साइड होगा, मतलब वेस्ट की तरफ। ऐसा कहता है स्नो रूल्स। साउथ, इसको जानने के लिए उसने एक रूल दिया, ऐसे स्नो नाम दे करके इसको याद रखते हैं। साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर उसका जो फेस है वो नॉर्थ है और लेग जो है वो साउथ है, तो डिफ्लेक्शन होगा उसका किधर, टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, तो ये रूल्स है, इसको लिख लेते हैं एक बार फिर और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा, when a man according to Ampere's swimming rule, when a man swims such that its face is towards north and leg is towards south, then deflection of needle will be in the direction of लेफ्ट ऑफ द स्विमर। ये स्विमर जो होगा ना उसके लेफ्ट के डायरेक्शन में।
मतलब when a man swims such that its face is towards north and leg is towards south, then deflection of the needle will be in the direction of left of the swimmer. और ये जो स्विमिंग कर रहा है ना, जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी along द स्विमर ही फ्लो हो रहा है. मतलब करंट इज ऑल्सो, यहां पर लिख लो, करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग towards in the direction of swimmer, in the direction of swimmer, swimmer के डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, तभी ऐसा होगा. करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्विमर. तब ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड से करेगा. ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया. और स्नो का क्या कंडीशन है? स्नो का मतलब होता है साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट. ऐसे वेस्ट का ये, इसका मतलब ये है कि अगर साउथ से नॉर्थ, ये इंसान है मान लो ऐसे, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा उसके लेफ्ट फेस की तरफ होगा. ऐसा ऑब्जर्वेशन था जनरल. ठीक है, अब ये सब ऑब्जर्वेशन सब सत्यापित होते गए, मतलब इसको सबको क्या किया गया, प्रूफ प्रमाणित करते गए, प्रूफ करते गए. वो किया कैसे गया, तो बायोट-सवार्ट लॉ उसके बाद आया, उसने डायरेक्शन बताई मैग्नेटिक फील्ड का कैसे डायरेक्शन होता है. तो इन सब से सब क्या हुआ, प्रूफ होता गया. तो अभी पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ते हैं. ये तो एम्पियर स्विमिंग लॉ हो गया, अब बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, तो रफ कर ले. प्यारे बच्चों, ये है बायोट-सवार्ट लॉ. बायोट-सवार्ट लॉ क्या कहता है कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई. ठीक है, ये जो है ना, ये इस तरह से कोई एक्स वाई करंट कैरिंग वायर है. ऐसे भी बना सकते हो, स्ट्रेट भी बना सकते हो, जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो. ये इस तरह का वायर है. ठीक है, ये इस तरह से करंट है, ये एक्स है और ये वाई है. ठीक है, एक्स वाई करंट कैरिंग वायर है. ओके, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है. ओके, और यहां से ये पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है. क्या है, आर पोजीशन वेक्टर. ओके, अब आर पोजीशन वेक्टर है तो एरो लगा देते हैं. अब इसमें ना इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. ठीक है, और ये जो है ना ये करंट है, लेकिन अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो उसको कहते हैं करंट एलिमेंट, और उसकी वैल्यू जो है ना, ये तो चलो आई है करंट कैरिंग, अब इसमें आइडियल एक करंट कैरिंग एलिमेंट. ओके, क्लियर. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सपोज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग वायर एक्स वाई वायर में, करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. उस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम करंट एलिमेंट आइडियल जो है ना वो करंट एलिमेंट है. एक छोटे से हिस्से में जो करंट होगा उसको कहते हैं करंट एलिमेंट, उसका नाम दिया हमने आइडियल. ओके, इज आर हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर. थीटा क्या है, एंगल है करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का. ओके, हमको क्या करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के इस लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है. तो देन यहां से लिखेंगे, देन पहला नंबर में मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पूरा लिख ही देता हूं यहां, देन मैग्नेटिक फील्ड डीबी. ये छोटे से वैल्यू के लिए है तो डी आइडियल के लिए, तो जैसे वहां पर नहीं निकालते थे गॉस थ्योरम में, अगर डीएस एरिया वेक्टर के लिए निकालते थे तो क्या होता था, डी होता था, नहीं करंट एलिमेंट भी स्मॉल हो जाता था. तो वैसा ही है. देन मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current element आइडियल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
इज ऐसे यहां पर लगा लेना, इज डायरेक्टली। दूसरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के, साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance from current element to the point P। अब ये dB जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट एलिमेंट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल के, एंड यहां पर dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये सब चीज कैसे निकाला गया होगा और कैसे इसको फाइंड आउट किया गया होगा, तो उन्होंने उस समय सिर्फ मैग्नेटिक नीडल लिया और बार बार डिफरेंट सिचुएशन पर, यहां पर पी पर पहले पॉइंट के लिए उन्होंने डिफरेंट सिचुएशन पर, कभी पी पर ले गया, कभी क्यू यहां पर लाए, कभी यहां पर लाए, कभी दूर ले गए, तो उसका जो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ाते हैं और डीएल एलिमेंट ज्यादा लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर सेम एंगल का देखा उन्होंने कि ये जो एंगल है, अगर मान लीजिए इस एंगल को हम यहां पर रख देते हैं, इसी को जीरो कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लगता ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो देखा गया कि साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एंगल है वो साइन की, बार बार रीजनिंग करके के देखा गया। ठीक है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी, तो डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट 1/r², ऐसे देखा गया। तो ये हो गया पहला, ये था दूसरा पॉइंट, और ये जो था तीसरा पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट को कंबाइन करके उन्होंने इसको कंपाइल किया और एक जनरल लॉ बनाया, जैसे जनरल एक्सप्रेशन बनाया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can write here dB is directly proportional to IDL sin theta upon r²। ठीक है प्यारे बच्चों, IDL sin theta upon r², और यही dB को हम लिखते हैं यहां पर K IDL sin theta upon r²। ठीक है, और ये क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है μ0/4π, इसको लिखते हैं पूरा, अगर लिखें तो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर एम्पियर। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, अगर कैलकुलेट करे जाए ना, तो ये तो टेस्ला हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और मीटर स्क्वायर की जगह मीटर ही होगा, ये आर है ना, r² तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, पर एम्पियर। ओके, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये है आपका पूरा वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको, इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन देता है, ये तो ठीक है, गॉस ये बोलता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आते ही आते ब्रांड जो बोलते हैं ना, जो आता ही है उस तरह की वैल्यू का है। अब इसमें क्या पूछता है कि राइट द बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये कहता है बायोट-सेवर्ट लॉ को किस फॉर्म में लिखिए, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में बायोट-सेवर्ट लॉ को कैसे लिखेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां पर स्टार्ट करते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में बायोट-सेवर्ट लॉ को लाना है। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें ये जो है ना, यहां पर है dB = μ0/4π इंटू आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर क्यू। ओके, तो यहां पर आइडियल ये जो है ना, इसको साथ में लिखे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हेयर राइटिंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई अबव एंड दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया किससे, आर से। तो मल्टीप्लाई किया ना तो ऊपर तो आर आ गया, नीचे आर स्क्वायर था तो आर क्यूब हो गया, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने वैसे ही लिख ली, के की वैल्यू ही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इतनी, तो इसको लिखा। तो आई डी एल, इसको आर साइन थीटा यहां पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अपॉन आर क्यूब। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ऑफ कोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, बी को db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर साइन थीटा, मतलब आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, यही है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स, सॉरी बायोट्स वेक्टर किसका, कूलम्ब्स लॉ लिखे ही थे वेक्टर फॉर्म में, ये भी हो गया क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। थोड़ा सा लिखने भी आना चाहिए तुमको सेवर्ट लॉ, क्योंकि यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग, अब हर बात को लिखेंगे ना, वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग अबव एंड बिलो बाय आर। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू ले आते हैं। समझ में आई बात है। अब अच्छा, अब ये तो यही खत्म हो गया। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे, ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, स्पेशल केसेस का क्या होगा, और इसके म्यू नॉट एंड अच्छा म्यू नॉट को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये भी जान लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उसको एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ये क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी। उसकी वैल्यू कितनी थी, 9 × 10 की पावर 9, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई × 10 की पावर -7, नहीं, और ये -7 को टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, समझ में आई बात है। ये परमिएबिलिटी है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। ये वेक्टर फॉर्म में हो ही गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इसके डायरेक्शन पर चर्चा, थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा, स्क्रू रूल को और स्पेशल केसेस को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।